सर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है डिपार्टमेंटेशन। ठीक है ना, अनदर एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मैंने जब अपने रोल्स अपने अपने टास्क असाइन कर दिए, उसके बाद अब मैं उसको डिपार्टमेंटलाइज करूँगा, उसको डिपार्टमेंटेशन करूँगा उनकी, मैं उनको डिपार्टमेंट्स में तोड़ दूंगा। सर लेकिन आप जो डिपार्टमेंट में तोड़ रहे हैं वो कैसे तोड़ेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि किस किस्म के डिपार्टमेंट को डेवलप करना है? अगर आपके पास 2 लोग हुए तब क्या करना है, अगर आपके पास 10 लोग हुए तब क्या करना है, अगर आपकी जॉब की नेचर डिफरेंट हो तो क्या करना है, जॉब की नेचर चेंज एडप्टिव हो तो क्या करना है, जॉब की नेचर इनोवेटिव हो तो क्या करना है? क्या मैं तमाम किस्म के टास्क के लिए जब मैं असाइन करने जाऊं उसको, तो क्या मैं किसी एक तरीके का डिपार्टमेंट बना दूं जो हर किस्म की नेचर ऑफ जॉब में अप्लाई हो, जो हर किस्म के बंदों पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जो है वो डिपेंड करे? क्या सबके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने भी हों, जॉब की नेचर जो भी हो, क्या सबके लिए एक तरीका होगा डिपार्टमेंटेशन का? जवाब मिला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंटेशन के एक नहीं बल्कि 6 तरीके हैं सर। 6 तरीकों से मैं 7 तरीके हैं बल्कि 6 तरीकों से मैं 1 2 3 4 5 6 इन सर 6 तरीकों से मैं डिपार्टमेंटेशन कर सकता हूँ। मैं अपने टास्क को जो मैं असाइन कर रहा हूँ उनको तोड़ सकता हूँ इजीली। सबसे पहले आओ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन पे, कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। सर एक ऐसा वर्क ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड वर्कर्स इनटू सेपरेट यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। सर मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा कि मैंने जो है वो एक गाड़ी बनानी, ठीक है, तो गाड़ी बनाने का जो प्लांट होगा, मैं उस प्लांट मैनेजर के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंटेशन करूंगा? मैं मैनेजर इंजीनियरिंग को रखूंगा, मैं मैनेजर अकाउंटिंग को रखूंगा, मैं मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग को रखूंगा, मैनेजर एचआर को रखूंगा और मैनेजर परचेजिंग को रखूंगा। सर इन तमाम को क्या जो रख रहे हैं इसका क्या मकसद है? देखो, प्लांट मैनेजर जो होगा, जो गाड़ी बनाने के प्लांट का जिम्मेदार होगा, उसका मैनेजर होगा, उसके पास मैनेजर इंजीनियर होना चाहिए। क्यों? ताकि प्लांट को ऑपरेट करने में उसके पास बंदा हो। मैनेजर अकाउंटिंग होना चाहिए। क्यों? ताकि उसके पास अगर उसको फंडिंग या फाइनेंस की या पैसों की जरूरत है, कोई चीज मंगवानी है, खरीदनी है, तो उसके लिए उसके पास मैनेजर अकाउंटिंग मौजूद हो। सर अगर मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग मौजूद इसलिए हो ताकि अगर कोई चीज उसके अंदर मैन्युफैक्चर करवानी हो, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज हो, उसके पास मैन्युफैक्चर का मैनेजर हो, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग उसके पास मौजूद हो। सर उसके बाद मैंने अगर कोई बंदा हायर करवाना है, मुझे नंबर ऑफ लेबर चाहिए मुझे, तो उसके लिए मेरे पास मैनेजर एचआर हो। और अगर मुझे कुछ परचेज करना है मटेरियल वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़, तो उसके लिए मेरे पास मैनेजर परचेजिंग भी होना चाहिए। ये है एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है ये, जिसके अंदर एक जिसके अंदर वर्क और वर्कर्स को सेपरेट यूनिट्स में तोड़ दिया जाए और सेपरेट यूनिट्स की सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। अब देखो, एक प्लांट मैनेजमेंट को मैंने क्या किया, सेपरेट यूनिट्स में तोड़ दिया। मैंने बोला है प्लांट मैनेजर, तुम मैनेजर इंजीनियर भी है, तुम्हारे पास मैनेजर अकाउंटिंग भी है, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैनेजर एचआर और मैनेजर परचेजिंग भी है। मैंने तमाम को इन 5 में तोड़ दिया, अकाउंटिंग, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और परचेजिंग में तोड़ दिया। सर ये सब तो कर दिया मैंने, मगर सर इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? देखो बेटा, मैंने ये एक जस्ट एक इनफॉर्मल से नोट्स बनाए हुए, मेरे जो प्रॉपर फॉर्मल नोट्स हैं उसमें एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। सर एडवांटेजेस क्या है, जल्दी से देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। फंक्शनल के एडवांटेजेस ये हैं कि वर्क इज डन बाय हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये जो अब जो काम होगा वो तमाम क्वालिफाइड लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर इंजीनियरिंग रख रहा हूँ मैं, तो जाहिर बात है क्वालिफाइड बंदा रखूंगा। मैं अकाउंटिंग रख रहा हूँ तो क्वालिफाइड बंदा रखूंगा, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजर एचआर, मैनेजर परचेजिंग रखूंगा तो क्वालिफाइड। अब सर क्वालिफाइड लोग काम करेंगे मिलके, तो एक हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट होगा जो कि ये काम कर रहा होगा। सर इट लोअर कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। सर एक चीज, अब ये वो वाली कॉस्ट नहीं है सिर्फ पैसों की, बल्कि आपके टाइम की कॉस्ट और आपके एफिशिएंसी की, तमाम चीजों की कॉस्ट की बात कर रहा है ये, कि आप क्या कर रहे हो, आप इसमें
डुप्लीकेशन को अवॉइड कर रहे हो आप। जब सारे क्वालिफाइड लोग बंदे काम कर रहे होंगे, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी। क्यों? क्योंकि आपने सेपरेट यूनिट में तो तोड़ दिया, आपने प्लान मैनेजमेंट को इन तमाम चीजों में तोड़ दिया, इंजीनियरिंग में, अकाउंटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर वगैरह में। तो इससे क्या कर रहे हो? इससे आपने सेपरेट यूनिट्स में तोड़ दिया, लेकिन साथ में आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बता रहे हो। आपने मैनेजर इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मैनेजर अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलती जुलती होगी? नहीं, अलग होगी। तो मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताते हुए चलूंगा। कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट इज इजियर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट से जितनी भी कोऑर्डिनेशन होगी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनेजर अकाउंटिंग और मैनेजर इंजीनियर एक ही बंदे के अंडर काम करेंगे, जो कि कौन होगा? प्लांट मैनेजर। इसलिए वो एक ही हायरार्की की, एक ही चेन में होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट करना उनके लिए आसान होगा। ठीक है, इजीली प्लान कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही फ्रेमवर्क में सारे के सारे लोग हैं। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर कट होगा। आपको पता होगा कि भाई ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डिफरेंट सेपरेट यूनिट्स हैं और सारे एक ही चीज है, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज प्लांट मैनेजमेंट या प्लांट मैनेजर। सही है। उसके बाद इसके सर डिसएडवांटेज क्या है फंक्शनल के? सर फंक्शनल के डिसएडवांटेज ये हैं कि क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर आप क्रॉस डिपार्टमेंट का मतलब सर, अगर मैनेजर इंजीनियर जो है, एक प्लांट मैनेजर है, सही है, और दूसरा सेल्स मैनेजर की बात करूँ। अब सेल्स मैनेजर का मैनेजर अकाउंटिंग और प्लांट मैनेजर का मैनेजर अकाउंटिंग, दोनों की आपस में सॉरी, प्लांट मैनेजर का मैनेजर एचआर, दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स मैनेजर का जो एचआर होगा, एचआर मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजमेंट के अंडर जो एचआर मैनेजर होगा वो, और जो प्लांट मैनेजमेंट के अंडर जो एचआर होगा वो, सर क्या वो दोनों सही से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली वो जो रिसोर्सेज, वो जो वर्कफोर्स, वो जो ह्यूमन वर्कफोर्स ढूंढ रहा है, जो कि प्लांट मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है, वो प्लांट मैनेजर के लिए ढूंढ रहा है। और इसी तरीके से जो मैनेजर एचआर सेल्स मैनेजर के लिए काम कर रहा है, सेल्स मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, यार वो सेल्स मैनेजर के लिए बंदे ढूंढ रहा होगा। इसलिए क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो सकती है। एम्प्लॉइज मे बी मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट्स राइट फॉर देयर फंक्शन देन व्हाट्स राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई वो ऑर्गेनाइजेशन भूल जाएंगे, उनको सिर्फ पता होगा कि मैं अपने फंक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। यानी कि मैनेजर अकाउंटिंग जो प्लांट मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। वो देखेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजर के लिए काम कर रहा हूँ। सर एक इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस वाले स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। क्यों स्लो होती है सर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्रॉस अच्छी नहीं होती। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मैनेजर्स विद नैरो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सर मैनेजर्स का एक्सपीरियंस नैरो रह जाता है, हमको सिर्फ पता होगा कि हाँ मैं अकाउंटिंग मैनेजर तो हूँ, लेकिन सिर्फ प्लांट मैनेजमेंट के लिए, या फिर अकाउंटिंग मैनेजर तो हूँ, या बल्कि अकाउंटिंग एचआर मैनेजर तो हूँ, लेकिन सिर्फ सर सेल्स मैनेजमेंट के लिए हूँ। मुझे नहीं पता कि ये प्लांट मैनेजर वाले कैसे काम कर रहे हैं, प्लांट मैनेजमेंट के अंदर एचआर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ये कौन बोल रहा है? सेल्स मैनेजमेंट के अंदर एचआर की रिक्रूटमेंट वाला बंदा बोल रहा है। ठीक है, अच्छा सर उसके बाद अगला स्ट्रक्चर आ गया प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। सर जहां पर वर्क और वर्कर्स सेपरेट यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सर बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर वाले की तरह, फंक्शनल की तरह, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वैरायटी इसलिए, थोड़ा सा वाइड इसलिए, थोड़ा सा इसलिए मजीद फैल चुका है क्योंकि यहाँ पे अब इसकी बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। सर अगर एक कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर 3 किस्म के अपर लेवल मैनेजमेंट के सेपरेट यूनिट्स ऑफ वर्क एंड वर्कर्स होंगे। जैसा कि लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी है, उसका एक सेक्टर होगा मास ट्रांजिट सेक्टर, एक होगा रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर, और एक होगा रेल प्रोडक्ट सेक्टर। सही, अब एक ही है, एक का मकसद एक ही कंपनी में 3 सेक्टर्स बना दिए, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिए कि एक एक भाई चलो इसको आसान कर दो, मुश्किल हो गया बहुत, कि एक काम करो तुम रोड ट्रांसपोर्ट देख लो, तुम एयर ट्रांसपोर्ट देख लो, और तुम जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट देख लो। अब एक ही कंपनी के प्रोडक्शन 3 पार्ट हैं, बनाती व्हीकल है बट वो 3 पोर्शन में बना रही है। सही है, डिवीजन है काम के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे केस में इन सब का अलग अलग प्लांट मैनेजमेंट होगा और सबका अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट। सेम मैं उससे ऊपर वाले से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको कि सबका अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा। सब सेक्टर का अलग अलग प्लांट के अंदर भी फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा। जैसा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी मेरे
मेरा जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर प्लांट मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, इंजीनियर मैनेजर, एचआर और वो सारे लोग होंगे जो कि फंक्शनल वाले में थे। ठीक है सर, इसका क्या एडवांटेज है भाई? देखो इसका एडवांटेज अच्छा, ये सबसे पहले तो बात है कि जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल लगाया है उसमें लाजमी है कि प्रोडक्ट भी लगाओ। ये कहाँ लगेगा? सिर्फ ऑब्वियसली डिपेंड करता है नेचर में कि वहां पे लगेगा सिर्फ जहां पर क्या है, प्रोडक्ट के सेक्टर्स अलग हैं। सही, अब एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो क्या वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन पे जा सकती है? नहीं, वो तो फंक्शनल पे ही खड़ी रहेगी। जब कंपनी ग्रो करेगी और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेक्टर की तरफ जाएगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बना रही है, व्हीकल्स बना रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी बना रही है, और रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए बना रही है, यार वहां पर जाकर प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन आएगा। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि एक नेक्स्ट स्टेज है ये ऑफ ग्रोथ का ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना? एडवांटेजेस क्या है सर इसके? इट अलाउज मैनेजर एंड वर्कर्स टू स्पेशलाइज इन वन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है ना? मुझे पता है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या होता है सब पता चल जाएगा मुझे, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर का पता चलेगा, जैसा जो कि क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होगा। ठीक है सर, हेल्दी कंपटीशन होगा ब्रांड मैनेजर्स के बीच में। सही है, अब मैंने ब्रांड मैनेजर्स बना दिए, एक ब्रांड मैनेजर बना दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एक ब्रांड मैनेजर बना दिया मैंने एयर ट्रांसपोर्ट का, और एक बना दिया जो है जनाब रेलवे ट्रांसपोर्ट का। तो क्या होगा, अब ब्रांड मैनेजर जो तीन सेक्टर्स के डिफरेंट है उनमें कंपटीशन होगा कि यार मेरा ब्रांड ज्यादा ऊपर जाएगा, मेरा एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा ऊपर जाएगी, एयर ट्रांसपोर्ट का व्हीकल ज्यादा ऊपर जाएगा, या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट का व्हीकल ज्यादा ऊपर जाएगा, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, इनोवेशन होती है। सही है, कंपटीशन कहाँ होता है? जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां पर इख्तिलाफ हो। ठीक है, ठीक है ना? इट इज इजियर फॉर टॉप मैनेजर्स टू असेस वर्क यूनिट परफॉर्मेंस। उनके लिए आसान हो जाएगा कि वो डिफरेंट वर्क यूनिट्स को असेस कर सकें। लेट सपोज अगर मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो उसके अंदर मैं देख सकूं कि मैं उसके अंदर ये देख सकूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे पास किन किन चीज़ों की परफॉर्मेंस, किन किन वर्क यूनिट्स की परफॉर्मेंस है, मेरे पास क्या प्लांट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस असेस कर सकता हूँ, मैं सेल्स मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस असेस कर, मैं डिफरेंट यूनिट्स की, डिफरेंट वर्क यूनिट्स की परफॉर्मेंस को असेस कर सकता हूँ। ये इजी हो जाता है टॉप मैनेजर्स के लिए। सर, मैनेजर्स एंड वर्कर्स डेवलप अ ब्रॉडर सेट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज रिलेटेड टू एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन। सही है, उनके लिए आसान हो जाता है ऑब्वियसली कि अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ एक ब्रॉडर सेटअप अरेंज कर सके। सर, और क्या एडवांटेज है? एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज एक्जैक्टली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट एवेल्यूएट करके ये बता सकूंगा, ये असेस कर सकूंगा कि ये मेरा कितना प्रॉफिटेबल सेक्टर है या नहीं है। उसके बाद सर डिसएडवांटेज क्या है भाई प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन के? सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो सकती है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इसलिए हो सकती है क्योंकि तीनों सेक्टर डिफरेंट है और हर सेक्टर का अलग अलग प्लांट मैनेजमेंट होगी। सही है ना? तो जो एचआर है, जो प्लांट मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है, जिससे जो एचआर है, सॉरी, जो एचआर कंपनी की है, वो जिस सेक्टर के लिए काम कर रही है, क्या हो सकता है कि वही सेक्टर की एफर्ट्स वो डुप्लीकेट कर दे दूसरे सेक्टर में। सर, और क्या डिसएडवांटेज है? इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन अक्रॉस। सर, ऑब्वियसली पहले पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन मुश्किल होगी। रिक्वायर्स एवरी मैनेजर टू हैव डाइवर्सिफाइड मैनेजरियल एबिलिटीज। ठीक है, आपको एक, अब ना सिर्फ एक अच्छा मैनेजर चाहिए बल्कि एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि उस रेलिवेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस रखता हो। सही है, और जितना ज़्यादा स्पेसिफाइड जॉब डिस्क्रिप्शन होता है बेटा, उतना ही मुश्किल होता है कि आप उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ सको, एक परफेक्ट एम्प्लॉय ढूंढ सको। ठीक है बेटा, उसके बाद नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रोडक्ट में अफेक्ट द सेल ऑफ अनदर प्रोडक्ट। सही है, ऑब्वियसली अगर एक कंपनी का एक सेक्टर नीचे जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसी कंपनी के दूसरे सेक्टर में। सही है सर, उसके बाद हम आ गए कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। सर, क्या है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन? ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड वर्कर्स इनटू सेपरेट यूनिट्स रिस्पांसिबल फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर। पहले क्या था? पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोडक्ट में, अब कस्टमर के अंदर क्या है? फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर। सर, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दूंगा। जैसा कि एक एग्जांपल ले लें अगर, कि अमेरिकन एक्सप्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट्स दैट कैटर्स टू जनरल कस्टमर्स, यानी कार्ड्स, ट्रैवलर एंड एंटरटेनमेंट्स, इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल सर्विस खोला हुआ, और बिजनेस पीपल के लिए बिजनेस। भाई एक कंपनी ने
कस्टमर की नीड बेस पे अपने सेक्टर्स खोले हुए। उनको पता है कि कस्टमर्स को ट्रैवल और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उन्होंने ट्रैवल एजेंसी भी खोल ली। उनको पता है कि कस्टमर्स को इन्वेस्ट भी करना है, तो उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस भी देना शुरू कर दिया। उनको पता है कि कस्टमर बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने बिजनेस सर्विस भी देना शुरू कर दी। तो जो डायरेक्टर ऑफ सेल होगा उसके अंदर कौन कौन होगा? रिटेल अकाउंट्स मैनेजर होगा, होलसेल अकाउंट्स मैनेजर होगा और गवर्नमेंट अकाउंट्स मैनेजर होगा। सही है, यानी कि उसी सेक्टर से रिलेटेड। बस बेसिकली इन शॉर्ट इस पे छोटी सी बात ये है कि कस्टमर नीड बेस्ड मैंने सेक्टर बना दिए। सर क्या एडवांटेज है इसके भाई? इट फोकसेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑन कस्टमर नीड्स रादर देन प्रोडक्ट्स और फंक्शन। सबसे अच्छा एडवांटेज है कस्टमर नीड बेस पे ये अपना टास्क और फोकस कर रहा होता है। It allows the companies to specialize and adopt their products and services to customer needs and problems. इसी तरह ये स्पेशलाइज करता है अपने प्रोडक्ट सर्विस को टू कस्टमर नीड, कस्टमाइज करता है, टेलर करता है इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं कस्टमर की नीड पे जब काम कर रहा होता हूँ तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तब कर सकता हूँ जब मैं प्रोडक्ट रिलेटेड सेक्टर खोल चुका हूँ। सही, प्रोडक्ट रिलेटेड सेक्टर मैंने आपको एग्जांपल दी प्रोडक्ट रिलेटेड सेक्टर की। तो प्रोडक्ट रिलेटेड सेक्टर में हमने देखा कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सेक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सेक्टर के अंदर देखा हमने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है और एक हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है। सही है, लेकिन सर ये जो नीड बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, सॉरी कस्टमर नीड बेस्ड फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? ये कस्टमर की नीड की बेस पर अपने डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है और चीज़ों को अरेंज करता है अकॉर्डिंगली, कस्टमाइज करता है, टेलर करता है। ठीक है सर, टारगेट मार्केटिंग होती है। मुझे पता है कि अगर मैं लेट सपोज अपनी ट्रेवल एजेंसी खोली हुई है तो मैं हमेशा अपनी चीज़ को मार्केट करूंगा कहाँ पर? उन्हीं लोगों के पास जहाँ पर वो ट्रैवल एजेंसी अगर है कोई, मैं बात करूँ ट्रैवल एजेंसी की, समझने की थोड़ा सा कंसंट्रेशन 5 मिनट चाहिए आपके, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान के साथ, ठीक है ना? शाबाश। टारगेट मार्केटिंग में देखो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे एक लाइन में बताना है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत कंक्लूड करके बताऊँ। कि मैंने अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं मेरे, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये है कि मैंने ट्रैवल एजेंसी भी 4 सेट बल्कि 4 मैंने कंपनीज खोली अपनी अलग अलग। एक ट्रैवल एजेंसी का काम देख रही है, ठीक है, एक जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक है मेरा। अब जो ट्रैवल एजेंसी है वो उसकी मार्केटिंग में कहाँ करूंगा? क्या मैं ऐसे ही इररिलेवेंट पूरी दुनिया में फैलाता रहूंगा? नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना टारगेट वहां रखूं, उन लोगों में रखूं, उन लोगों के पास रखूं जिनका उस चीज से सरोकार है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो जो फ्रीक्वेंटली हैबिचुअली उनकी ट्रैवलिंग होती है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को मार्केट करूंगा सर। जबकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की मार्केट करूंगा उन बिजनेसेस में जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है, उन लोगों के पास जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। सही है सर। उसके अलावा डिसएडवांटेज ये है कि रिसोर्स डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली ये पहले ही पढ़ा हमने। ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स में भी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि बेटा मैं अपने कस्टमर्स को कैसे ग्रुप करूं, मैं कैसे अब टारगेट मार्केटिंग की बात करूँगा, मैं टारगेट मार्केट करते हुए मैं कैसे अपने कस्टमर्स को ग्रुप करूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करूँगा फिर। ठीक है, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग किताब में पढ़ रहे हो, आपको चीज़ आसान लग रही है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई which sort of customers and which class of customer you are trying to target। ठीक है ना? उसके बाद मैनेजर्स में मेक डिसीजंस दैट हेल्प कस्टमर्स बट मे हर्ट द बिजनेस। सही, अब हो सकता है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज सेलेक्ट कर ली जाए, ऐसी स्ट्रेटजीज डिसाइड कर ली जाए जिससे कस्टमर्स को बहुत फायदा हो रहा है मगर कंपनी को नुकसान हो रहा है। सही है, तो ये कस्टमर नीड बेस्ड डिपार्टमेंटेशन की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है सर, उसके बाद हम आ गए जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन के अंदर। जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन में ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड वर्कर्स इनटू सेपरेट यूनिट्स रिस्पांसिबल फॉर डूइंग बिजनेस इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। सर अब ये क्या करेगा? ये मैं अपनी मेरा प्रोडक्ट है, मैं पत्ती बेचता हूँ, लेकिन अब मैं पत्ती सिर्फ कराची में नहीं बेच रहा, मैं हैदराबाद में भी बेच रहा हूँ, मैं नौशेरो फिरोज में भी बेच रहा हूँ, मैं शक्कर में भी बेच रहा हूँ, मैं हर जगह चाहता हूँ कि इसकी सेल हो। अब ना सिर्फ सिंध में बल्कि मैं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूँ। मैं पंजाब में भी चला गया, फिर पंजाब में हर जगह फैलाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं और मजीद डाइवर्सिफाई करूंगा और एक्सपेंड करूंगा। फिर मैं चला गया बलूचिस्तान, इस तरह केपी के, और मैं डिफरेंट
जगहों पे जाता रहा तो ये मेरा ज्योग्राफिक डिपार्टमेंट है। इसका क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है सेल्स का, इसके अंदर सेल्स डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन होता है, सेल्स डायरेक्टर साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, और इस तरीके से डिफरेंट सेल्स डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन होते हैं अंडर सिंगल वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल्स। ठीक है सर, क्या एडवांटेज है इसका? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय लोकेटिंग यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज क्लोजर टू कस्टमर। सही ना, मैं पैसे में बैठ के पंजाब वालों को बेचूंगा तो जाहिर है मुझे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वहाँ पे पंजाब में ही एक अपना सेल्स डायरेक्टर अपॉइंट कर दूंगा कि भाई आप वहाँ की सेल्स डिमांड आइडेंटिफाई करो, उसी के हिसाब से सप्लाई करो, उसी के हिसाब से सब करो, मुझे रिपोर्ट करते रहना। ठीक है, इट हेल्प्स इन मोर मार्केट एक्सपेंशन। सही है, अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकता हूँ, बेटर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट नजर आ सकती है मुझे। ठीक है, जबकि सर डिसएडवांटेज है इसका सबसे बड़ा कि इट कैन लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन बी स्पेशली डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स दैट आर अपार्ट। सही है, सबका देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि हर जगह एक तो डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि क्रॉस कोऑर्डिनेशन हमेशा मुश्किल होता है डिपार्टमेंटेशन के अंदर। सही है सर, उसके बाद आ गए हम प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन में, जिसपे इसको ऐसे डिफाइन करता है कि डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट रेफर्स टू जॉब्स एंड एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन और प्रोडक्शन प्रोसेस। सर मेरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है ये जो कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जो कि इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है। सर एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, एक ऐसा प्लांट सुपरिटेंडेंट है या ऐसा प्लांट सुपरवाइजर है जिसके अंडर अगर अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट की बात करूँ, एक ऐसा प्लांट सुपरवाइजर है जिसके अंडर सॉइंग डिपार्टमेंट मैनेजर है, प्लानिंग एंड मीटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर है। सर ये किसकी किसकी बात कर रहे हैं? ये एक ऐसी कपड़ा बुनने वाले डिपार्टमेंट की बात हो रही है। जैसे कपड़ा बुनने वाली मशीन है जो कि चादरें बनाती है, धागे से लेकर चादरें बनाती है, तो सबसे पहले स्विंग डिपार्टमेंट अलग होगा कि वो सी रही है, सही सी के पूरी चादर बना रही है। फिर उसके बाद मीटिंग निटिंग होता है, कुछ निटिंग उसकी, मतलब कि अब जब धागे आ गए, धागे मंगवा के चादर बना दी तो उसको कपड़े की फॉर्म देना अलग होता है। फिर उसका असेंबलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, उसकी सेंडिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, इस तरीके से इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। पूरा एक एक प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन कहलाता है, जो एक आपका सिंगल प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से होता हुआ गुजरे। सही है, सिर्फ वहीं पर ही काम आएगा ये जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन होगी, जॉब नेचर ऐसी होगी, प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होगी, जिसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। अगर प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन में ऐसे ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए रखो जो सिर्फ एक फेज से गुजरता है, तो सर वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता हो वही काम आएगा हमारा प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। सर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके? देखो बेटा, इट अलाउज फॉर स्पेशलाइजेशन। सही है, ऑब्वियसली अगर एक स्विंग डिपार्टमेंट है तो स्विंग डिपार्टमेंट के अंदर स्विंग में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी हमारी। सही है, कहते हैं ना, आप देखा होगा आपने, जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, बोलते हैं इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, अच्छा ये स्टेक बना लेंगे, अच्छा ये टेरागोन स्टेक अच्छा है, ये फ्रांस स्टेक अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो क्यों होता है ये? उस स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है कि ये वो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अगर मैं अपनी कंपनी में अपना लेट्स सपोज कुर्ते बना रहा हूँ मैं, तो कुर्तों की जो स्विंग डिपार्टमेंट होगा हम उसके अंदर स्पेशलाइज कर लेंगे। कब? जब मैं डिवीजन ऑफ वर्क करूँ। सही है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क का, तो यही था कि डिवीजन ऑफ वर्क के बाद मैं स्पेशलाइजेशन अचीव करता हूँ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है सर कि इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, इसमें हम स्पेशलाइज कर लेते हैं, इसमें कंपनी स्पेशलाइज्ड हो जाती है। द पीपल इन द डिपार्टमेंट फोकस ऑन वन टास्क। सही, जब स्पेशलाइजेशन होती है, जब डिवीजन ऑफ टास्क होती है, तो ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो एक ही टास्क पे फोकस रहते हैं और उसी में एक्सपर्ट बन जाते हैं। सही है सर, स्पेशलाइज नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी आर एनकरेज। सही, जैसे स्पेशलाइज से आपकी नो हाउ होती है, आप स्पेशलाइज्ड होते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार अब हम इसमें कुछ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देते हो, टेक्नोलॉजी हेंस एनकरेज्ड। सर एक और एडवांटेज है कि इसका मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क है। सर वो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ वर्क तो होता ही है क्योंकि अलग प्रोसेस से जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क बना रहा है। सर क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन के? इट आइसोलेट्स द डिपार्टमेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, it can only be used with certain types of products. The department may become excessively concerned with its own function. In case of breakdown of one process, the others will be stopped, causing an increase. सबसे बड़ा सर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि एक डिपार्टमेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है अलग डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ओनली वी यूज विद सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक खास तौर के प्रोडक्ट्स के साथ यूज हो सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज नहीं हो सकते, सही है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सर अगर एक भी प्रोसेस, पूरे प्रोसेस चेन में से कोई एक प्रोसेस में भी ब्रेक डाउन आ जाए या किसी भी किस्म से किसी भी वजह से वो प्रोसेस रुक जाए, तो बाकी के तमाम प्रोसेस भी रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली। अब जब एक चादर को सिया ही नहीं है तो बेचारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, तो बैठा रहेगा ना उसके इंतजार में। तो अगर मेरा सुइंग डिपार्टमेंट ब्रेक डाउन हो गया तो मेरा फिनिशिंग और असेंबलिंग और बाकी के तमाम डिपार्टमेंट्स बैठे रहेंगे उसके इंतजार में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सर आखिरी और सबसे मज़े की मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन है कि जहाँ पर एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। मोर ऑफनली हम लोग देखते हैं, यूजुअली हम लोग देख रहे होते हैं कि प्रोडक्ट और फंक्शनल डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे होते हैं, सही है। सर मैट्रिक्स की एग्जांपल मैं अगर दूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, सही है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का ये फोकस होगा कि मैं किसी तरीके से चीज़ प्रोड्यूस कर दूं, जबकि क्वालिटी मैनेजर का क्या काम होगा, क्वालिटी मैनेजर का फोकस ये होगा कि मैं इंश्योर करूं कि जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, सही है। सर मैट्रिक्स के अंदर में दो किस्म के मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंपल मैट्रिक्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स। सर सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स की फॉर्म जहां पर प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर्स नेगोशिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिसोर्सेज। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इन विच प्रोडक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर्स रिपोर्ट टू मैट्रिक्स मैनेजर्स who help them sort out conflicts and problems। सर सिंपल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर सिंपल मैट्रिक्स की मैं उसी एग्जांपल को आगे लेके चलूं, एक क्वालिटी मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं, ऐसे हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के प्रोडक्शन मैनेजर ये चाहेगा कि मैं कम टाइम पे जल्दी जल्दी मैं प्रोडक्ट्स बनाऊं रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी, जबकि क्वालिटी कंट्रोल वाला ये चाहेगा कि भाई तुम्हारा जल्दी बने या देर से बने, मुझे ये प्रोडक्ट अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए। मैं नहीं जानता कि ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग टाइमली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बस मुझे इतना पता है कि इसको क्वालिटी के स्टैंडर्ड से मीट करना लाजमी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है प्रोडक्ट मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर्स के बीच का। सर ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि दोनों बैठ के रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इनको मैट्रिक्स मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। उससे बोलना पड़ेगा भाई मैं चाह रहा हूँ कम टाइम पे करें, ये चाह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, तो क्या करें भाई, तो वो बताएगा, सही। जबकि सिंपल मैट्रिक्स ऐसी होगी जहाँ पे दो मैनेजर्स आपस में बैठ के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को निगोशिएट कर सकें, सही है। सर क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडवांटेज बेटा ये है कि इट अलाउज कंपनीज टू एफिशिएंटली मैनेज लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक रिसर्चिंग, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। जहाँ पे तीनों एक साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज एडेप्टिव कंपनी को होना पड़े, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और रिसर्च वर्क की ज़रूरत हो, वहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काम आती है। सर इट लीड्स टू मोर क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर क्वालिटी और क्वालिटी मैनेजर वाले मैनेजमेंट के लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये एक क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन भी इंकरेज करता है। सर इट ऑफर्स लोअर प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन शॉर्टर पीरियड, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कम पड़ती है हमें और काम जो है वो जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। सर डिसएडवांटेज क्या है कि हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी आपस में तो काम खराब है। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वालिटी मैनेजर में, मेरी एग्जांपल के अंदर अगर क्वालिटी मैनेजर में और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, तो क्या होगा, बड़ा गर्क हो जाएगा यार प्रोडक्ट का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन चाहिए जो कि समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाती है। सर इट रिक्वायर्स मच मोर, सर अभी डिसएडवांटेज पे आ गया हूँ मैं, इट रिक्वायर्स मच मोर मैनेजमेंट स्किल्स, सही है, ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं और डिसीजन मेकिंग मैनेजर लेवल पे चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा एक इंटरनल कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल ऑपरेशन या इंटरनल कंट्रोल बन जाता है कि आखिर इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किए कैसे जाएं, क्या ऐसे किए जाएं जो प्रोडक्ट मैनेजर के फेवर में आए, या ऐसे किए जाएं क्वालिटी मैनेजर के फेवर में आए, या एक ऐसे किए जाएं। तो जवाब हमें मिला कि हम बेटा ऐसे बनाओ, ऐसे कंट्रोल्स बनाओ जो कि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएट करते हुए, दोनों के मोटिव्स को अलाइन करते हुए, दोनों के इंटरेस्ट को अलाइन करें, किससे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है।
और आखिर में एनकरेजेस इनकंसिस्टेंसी इन कंपनी पॉलिसी। ठीक है, कंपनी पॉलिसी ऑब्वियसली अगर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर उतनी ही इनएफिशिएंट वहाँ पे कंपनी पॉलिसी होगी। जितना ज़्यादा रिसर्च, जितनी ज़्यादा इनोवेटिव और जितनी ज़्यादा चेंज अडॉप्टिव कंपनी होगी, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि कंपनी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए। यार यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 भी ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि जो सब हो रहा है आप साथ साथ करते रहोगे। ठीक है, मैं चैप्टर्स वाइज समरी इसलिए बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको चैप्टर वाइज देख सको, आप आराम से सुकून से इसको कंप्लीट कर सको। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 भी ख़त्म हो गया है, अब चैप्टर 9 की बारी है। और इसी तरीके से चैप्टर 9 अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा अब तक जो भी हो गया है रिवाइज करते रहो। आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो मेरे बताए हुए जुमलों को, तो नोट करके उसको रिवाइज कर लो। अगर आप नोट नहीं कर रहे, आप बगैरत बने हो, तो फिर बेटा इसी वीडियो को दोबारा देख लेना अपनी शक्ल लेकर। सही है, चलो जी, यहाँ पे अब इस वीडियो का होता है इख्तिताम पजीर। टेक केयर बच्चा।